जय हिंद। आज भी हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर उपस्थित हैं और ये वायुमंडल से रिलेटेड है और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। मुझे आशा है आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। अगर वायुमंडल की बात करें तो हमारे पृथ्वी की सतह के ऊपर चारों तरफ से एक क्या है, आवरण है, गैसों का आवरण है जो कई परतों में, उसी को क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। इन परतों का अध्ययन हम क्रमवार तरीके से करेंगे। उन परतों का अध्ययन करने से पहले आइए वायुमंडल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। वायुमंडल की ऊपरी परतों के अध्ययन को एरोलॉजी और निचली परत के अध्ययन को मेट्रोलॉजी कहते हैं। वायुमंडल 10,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। वायुमंडल में मुख्य रूप से नाइट्रोजन जो कि 78% है, ऑक्सीजन जो कि 20.9% है, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, ऑर्गन 0.9% है। वायुमंडल को तापमान और अन्य घटकों के हिसाब से 5 परतों में बांटा गया जो हमने बता रखा है। पहला क्या होगा, क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल, चौथा आयन मंडल और पांचवा बहिर्मंडल। इन परतों का बारी बारी से हम अध्ययन करते हैं। आइए, पहला परत हमारा है क्षोभ मंडल। इसको ट्रोपोस्फियर भी बोलते हैं। पृथ्वी की सतह से ऊपर 18 किलोमीटर तक की दूरी को हम क्या कहेंगे, क्षोभ मंडल अर्थात ट्रोपोस्फियर कहेंगे। हिंदी में संवहन मंडल भी कह सकते हैं। यहीं पे सारी वायुमंडलीय घटनाएं होती हैं और इस परत का घनत्व भी सबसे ज़्यादा होता है। वायुमंडलीय घटनाएं जैसे कि बारिश, बादल, बादल का होना, बिजली का चमकना, सारी इन्हीं परतों में होता है। हम लोग जब पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाएंगे तो पाएंगे कि वायुमंडलीय घनत्व कम होते जाते हैं। इसीलिए हमने बताया कि इस जो परत का जो घनत्व है सबसे ज़्यादा होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट अर्थात हरित गृह प्रभाव भी इसी परत में देखने को मिलता है। आइए, हरित गृह प्रभाव अर्थात ग्रीन हाउस इफेक्ट को हम लोग अच्छे से जान लेते हैं। आपको पता है कि वायुमंडल जो है वो गैसों का ही आवरण है और हमारे ट्रोपोस्फियर यानी क्षोभ मंडल में कुछ प्रमुख गैसें हैं जैसे नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जलवाष्प, मीथेन। ये सारी गैसें जो हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट को होने में मदद करती हैं। वायुमंडल के चारों ओर अपना एक मोटा घेरा बना लेती हैं और सूर्य के प्रकाश को बाहर नहीं जाने देती है। मतलब प्रकाश को बाहर नहीं जाने देने का मतलब, सूर्य का जब प्रकाश आता है तो उस प्रकाश के साथ बहुत सारी विकिरण भी पृथ्वी पर आ जाती है, जिसके कारण यहाँ का जो तापमान होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। तापमान बढ़ने का मतलब क्या होगा कि यहाँ से जो विकिरण होंगी और जब ये वापस लौटना चाहेंगी विकिरण बाहर वायुमंडल से, तो ये गैसें उनको रोक लेती हैं, ट्रैप कर लेती हैं, फंसा लेती हैं, जिसके कारण पृथ्वी की सतह का जो तापमान है वो मेंटेन रहता है। आइए अब थोड़ा सा हम ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में बताते हैं कि इसका क्या बेनिफिट्स है और क्या इसके हमारे लॉसेशन भी है। तो इसके बेनिफिट्स को देखा जाए, ग्रीन हाउस इफेक्ट होना, हरित गृह प्रभाव को मतलब हमारे सतह पर, हमारे वायुमंडल में होना बहुत ही महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। आपको बता दिया जाए, अगर यह ग्रीन हाउस इफेक्ट न हो तो रात को जो हमारे पृथ्वी का जो सतह का जो तापमान है वो -15 डिग्री सेल्सियस तक भी जा सकता है। आपको पता होना चाहिए कि इस ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण ही हमारे इस वायुमंडल का तापमान क्या होता है, मेंटेन रहता है, लगभग कितना, औसतन 15 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए, कोई भी चीज़ मतलब अति जो होएगा तो दिक्कत होता है। तो जब क्या होएगा कि यहीं ग्रीन हाउस इफेक्ट्स अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो क्या माना ये जाता है कि पृथ्वी का वायुमंडल जो क्या होगा, एकदम गर्म हो जाएगा। गर्म होने के पश्चात क्या होगा, ग्लेशियर्स के जितने भी क्या हैं, बर्फ़ हैं, वो पिघलेंगे और जितनी भी क्या है, सदा नीरा नदियाँ हैं जिनमें लगातार पानी बहते रहता है, हमेशा पानी रहता है, वो नदियों का जलस्तर ऊपर उठ जाएगा और उनके थ्रू वो क्या जाएगा, महासागरों में पानी जाएगी और महासागरों का क्या होगा, स्तर ऊपर उठ जाएगा और तटीय प्रदेश प्रदेश जो हैं डूब जाएंगे। और जब तटीय प्रदेश डूब जाएंगे तो वैसा हम लोग का जो आवास स्थल क्या है, ये अर्थ क्रस्ट, यानी कि हम पढ़ा रखे हैं जो हम लोग का क्या है, अर्थ क्रस्ट है जिस पे हम लोग रहते हैं, तो वो जब डूब जाएंगी तो मानव का निवास स्थान डूब जाने का मतलब मानव जाति निवास कहाँ करेगी। तो इसका ये बैड इफेक्ट है और उसके कारण भी आपको जलवायु परिवर्तन, बहुत सारे प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो
ग्रीन हाउस इफेक्ट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है, हमारे पृथ्वी के लिए, और हानिकारक भी है। गर्मी के दिनों में देखा जाए तो ये जो हमारा क्षोभ मंडल है, इसका क्या होता है, रेंज थोड़ा सा बढ़ जाता है, यानी ऊपर तक चला जाता है। आइए अगला मंडल, समताप मंडल। पृथ्वी की सतह से 50 किलोमीटर ऊपर, अर्थात अगर देखा जाए तो 18 किलोमीटर से ऊपर 50 किलोमीटर तक के बीच के रेंज को हम लोग क्या कहेंगे, समताप मंडल कहेंगे, स्ट्रेटोस्फियर कहेंगे। यहाँ पे जो तापमान होता है समान होता है, यहाँ पे मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं। इसी समताप मंडल में क्षोभ मंडल से लगभग 10 किलोमीटर ऊपर हवाई जहाज चलते हैं। क्यों चलते हैं? क्योंकि यहाँ पे वायुमंडलीय घटनाएं नहीं देखने को मिलती है, यहाँ का तापमान भी क्या होता है, लगभग समान ही होता है। ये जो हमारा समताप मंडल है, ये समताप मंडल जहाँ से स्टार्ट होता है उससे 10 किलोमीटर ऊपर अगर जाया जाए तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेयर पाया जाता है, जिसे ओजोन लेयर कहा जाता है। इसका क्या होता है फॉर्मूला, O3 होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लेयर है। ये जो लेयर है सूर्य के मतलब सूर्य से जितनी भी अल्ट्रा वायलेट रेज आती हैं, परावैंगनिक किरणें आती हैं, जो कि जीवों के मतलब जो जीव शरीर हैं उनके लिए क्या है, उनके लिए क्या हार्मफुल है, मतलब क्या बुरा प्रभाव डालता है उनके स्किन पे, उनके चमड़ों पे। त्वचा कैंसर होता है, जिनको क्या करता है वो वहीं से वापस लौटा देता है। अर्थात परावैंगनी जितनी भी किरणें होती हैं हमारे वायुमंडल में प्रवेश करने नहीं देता है। वो लेयर क्या है, तो वो लेयर है ओजोन लेयर। अच्छा, ओजोन लेयर इतना महत्वपूर्ण है तो क्या इसका मतलब इसका क्षरण भी कभी हो पाया है क्या? यस, इसका क्षरण होता है। इसका क्षरण यानी इसको नुकसान पहुंचाया जा सकता है। कैसे नुकसान अभी पहुंच रहा है? अभी जो हम लोग घरों में रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हैं, रेफ्रिजरेटर यूज जो करते हैं उसमें कूलेंट मतलब गैसेज, उसमें कूलेंट होते हैं, कुछ गैसेज होती हैं, क्या गैसेज होती है जो क्या करते हैं, किसी भी पदार्थ को ठंडा करते हैं। तो इन गैसों में मुख्य रूप से CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन और HFC भी यूज़ करा जाता है, जो कि इस ओजोन लेयर के लिए हानिकारक है। आपको मैं बता दूं कि अभी आपको न्यूज़ में ये बात पता चला होगा कुछ दिन पहले कि जो अंटार्कटिका का जो क्षेत्र है उसके ऊपर छिद्र देखा गया है। एक्चुअली छिद्र हमेशा होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इसका छिद्र ये बड़ा हो जाता है, मतलब ये बड़ा हो जाता है जिसके कारण मैक्सिमम रेज इंटर कर जाती हैं। तो ये मतलब ये होना मतलब क्या होना कि वो वहाँ पे छिद्र तो है ही, लेकिन छिद्र का बड़ा हो जाना, ये इन्हीं गैसों का प्रभाव है कि वहाँ पे बड़ा सा छिद्र देखने को मिला है। अर्थात ओजोन का, आप लोग कहते हैं ओजोन में छिद्र हो गया है। ओजोन लेयर की मोटाई को डॉप्सन में मापा जाता है। समताप मंडल के ऊपरी मंडल को यानी लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, मध्य मंडल बोलते हैं, जो कि 80 किलोमीटर तक के रेंज में आता है। यानी अगर देखा जाए तो पृथ्वी की सतह से 50 किलोमीटर तक तो आपका समताप आ गया, उसके ऊपर 30 किलोमीटर अगर ऊपर और जाते हैं आप तो 30 किलोमीटर का जो लेयर है वो मध्य मंडल है। यह भी मंडल बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब कैसे महत्वपूर्ण है आइए जानते हैं। कभी कभी आप सुनते हो कि उल्का पिंड जो पृथ्वी की तरफ गिरते हैं तो वो बहुत ही बड़े होते हैं, आकार में बड़े होते हैं, और वो पृथ्वी तक आते आते क्या होता है कि वायुमंडल के कारण ही उसमें आग पकड़ लेती है, और वो मुख्य रूप से इसी मंडल में यानी मध्य मंडल में आके ही नष्ट होते हैं। तो अगर यह मंडल ना रहे तो वो एस्टेरॉइड्स जो होंगे कहाँ पे आएंगे, आके पृथ्वी पे गिरेंगे, और पृथ्वी पर क्या होगा, पृथ्वी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाएंगे। आपको पता ही है कि माना जाता है कि मतलब अगर एक कॉज देखा जाए, कारण देखा जाए, तो डायनासोर के विलुप्ति में इनका भी बहुत महत्वपूर्ण कारण रहा है। किनका? एस्टेरॉइड्स का, यानी उल्का पिंडों का। अब और ऊपर जाते हैं तो 80 से 640 किलोमीटर के रेंज को आयन मंडल कहते हैं। यहीं पे जितनी भी आपको सैटेलाइट्स वगैरह आप देखते हो इसी रेंज में पाए जाते हैं, जो कि क्या करते हैं, रेडियो तरंगों को परावर्तित करते हैं, जिससे हमारे क्या टेलीविज़न्स, मोबाइल फ़ोन्स वगैरह क्या होते हैं, रेगुलेट होते हैं, संचालित होते हैं। तो ये मंडल भी क्या है, आयन मंडल भी बहुत ही महत्वपूर्ण मंडल है, जिसमें क्या होता है, रेडियो तरंगे क्या होती हैं, परावर्तित होकर पुनः पृथ्वी पे पहुंचती हैं। अगला मंडल 640 से ऊपर का जितना भी देखा जाए तो ये क्या कहलाता है, वायुमंडल कहलाता है, जिसमें हीलियम, हाइड्रोजन गैसेस क्या होती हैं, मौजूद होती हैं। तो ये रहा हमारे पृथ्वी के सतह से ऊपर जो वायुमंडल है उनके परतों का अध्ययन हम लोग कर लिए। पहला क्या परत था, क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल, चौथा आयन मंडल और पांचवा बाह्य मंडल था। तो अब मुझे आशा है कि
अब आपसे एक भी प्रश्न अगर इस टॉपिक से आता है तो आप नहीं छोड़ेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।